नमस्कार और स्वागत है आपका। आज तारीख है 31 दिसंबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए साल के इस आखिरी दिन की सबसे बड़ी और शायद मैं कहूंगा सबसे शानदार खबर से शुरुआत करते हैं। खबर जुड़ी है अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से। ऐसा लग रहा है कि साल का अंत एक बहुत बड़े एक बहुत पॉजिटिव धमाके के साथ हो रहा है। बिल्कुल, और ये धमाका बहुत ही सकारात्मक है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, का स्थान हासिल कर लिया है। वाह! ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। मतलब इसे सिर्फ एक हेडलाइन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये दशकों की मेहनत और हमारी आर्थिक यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सुनने में इतना बड़ा लगता है। आंकड़ों के लिहाज से इसका मतलब क्या? मतलब हम कितने बड़े हो गए इकोनॉमिकली? आंकड़ों में देखें तो भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी अब 4.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पर पहुंच गया है। 4.18 ट्रिलियन? हाँ, मैं ये आंकड़ा फिर से दोहराती हूँ, 4.18 ट्रिलियन। ये वो कुल मूल्य है जो भारत में एक साल के अंदर पैदा होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज का होता है। और इसी के साथ जापान अब हमसे पीछे 4.1 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर खिसक गया है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रोक कर समझना है। जापान जो दशकों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, जिसे इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता था, सही, उसे हमने पीछे छोड़ दिया। ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है हम सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़े होंगे क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे। जरूर जापान के साथ भी कुछ गड़बड़ हुई होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कहानी दो तरफा है। एक तरफ भारत की अपनी जबरदस्त विकास दर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जापान की अपनी आंतरिक चुनौतियां भी हैं। इसे समझने के लिए दो की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है जापान्स इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन। जापान की मुद्रा येन में यूएस डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। अच्छा। इसे कहते हैं येन डिप्रिसिएशन। अब जब आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को डॉलर में नापते हैं, क्योंकि डॉलर ग्लोबल स्टैंडर्ड है, राइट, तो उसकी करेंसी की कीमत बहुत मायने रखती है। येन के कमजोर होने से डॉलर में बदलने पर जापान की पूरी अर्थव्यवस्था का साइज कागज पे छोटा दिखने लगा। बराबर है, तो मेरे 100 येन की कीमत डॉलर में कम हो गई। एग्जैक्टली। यही पूरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ हुआ। और इसके साथ एक और चीज हुई, जापान एक हल्की मंदी यानी रिसेशन के दौर से भी गुजर रहा है। वहां ग्रोथ नेगेटिव में है। ओहो। तो एक तरफ उनकी करेंसी कमजोर हुई, दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं बल्कि थोड़ी सिकुड़ गई। इन दोनों चीजों ने मिलकर भारत के लिए दरवाजा खोल दिया। और भारत ने जाहिर है उस दरवाजे से शानदार एंट्री मार दी। तो अब जब हम चौथे नंबर पर हैं, तो हमारी नजरें किस पर हैं? अगला टारगेट क्या है? अगला लक्ष्य है जर्मनी, जो अभी हमसे ठीक ऊपर तीसरे स्थान पर है। जर्मनी? हाँ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब गैप बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार का और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब का अनुमान है कि 2030 तक, मतलब अगले 5 साल में। बिल्कुल 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तब हमारा जीडीपी लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का लक्ष्य है। सोचिए, तब दुनिया में हमसे आगे सिर्फ यूएस और चीन होंगे। कमाल है। और इसी दौर को सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था का गोल्डीलॉक्स चरण या गोल्डीलॉक्स फेज कह रही है। ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है, बचपन की कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, और कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। याद है वो कहानी, गोल्डीलॉक्स और 3 भालू वाली? हाँ, बिल्कुल। जिसमें वो दलिया खाती है। हाँ, जिसमें दलिया न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा, बस परफेक्ट था, जस्ट राइट। हमारी अर्थव्यवस्था अभी वैसी ही है। एक गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का मतलब ही है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो जस्ट राइट हो। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में जस्ट राइट का मतलब क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए 2 बड़े खतरे होते हैं। एक, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, यानी ग्रोथ बहुत तेजी से हो, तो महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो बेकाबू हो जाती है। चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगती हैं। दूसरा खतरा है
कि अर्थव्यवस्था बहुत ठंडी पड़ जाए, यानी ग्रोथ रुक जाए या नेगेटिव में चली जाए। इसे मंदी या रिसेशन कहते हैं। जिसमें लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं, कंपनियां बंद होने लगती हैं। बिल्कुल। तो गोल्डीलॉक्स इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच का स्वीट स्पॉट है। तो ये एक आदर्श स्थिति है। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति है जहां स्टेडी ग्रोथ हो रही है, यानी नौकरियां बन रही हैं, कंपनियां कमा रही हैं, लेकिन ये ग्रोथ इतनी भी तेज नहीं है कि महंगाई बढ़ जाए, और साथ ही बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहती है। ये तीनों अच्छी चीजें एक साथ होती हैं: अच्छी ग्रोथ, कम महंगाई और कम बेरोजगारी। तो ये जो गोल्डीलॉक्स फेज की बात हो रही है, क्या आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं? क्या ग्रोथ वाकई बढ़ रही है? हाँ, आंकड़े बिल्कुल यही दिखा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखें तो Q4 FY 2024-25 यानी पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में हमारी विकास दर 7.4% थी। ठीक है। अगली तिमाही Q1 FY 2025-26 में ये बढ़कर 7.8% हुई, और अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं Q2 FY 2025-26 के, उसमें ये 8.2% पर पहुंच गई है। 8.2%? 8.2%। ये पिछले 6 तिमाही यानी 1.5 साल में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। 8.2%? Yes. ये तो बहुत मजबूत आंकड़ा है, खासकर जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, यूरोप सब संघर्ष कर रही है। बिल्कुल। लेकिन गोल्डीलॉक्स के लिए ग्रोथ के साथ साथ महंगाई का कम होना भी जरूरी है। वहाँ क्या हाल है? और यही इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। ये ग्रोथ महंगाई की कीमत पर नहीं आई है। रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI भी कहते हैं, यानी वो महंगाई जो हमें और आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सब्जी, दाल, तेल। हाँ, बिल्कुल वही। वो अक्टूबर 2025 में ऐतिहासिक रूप से कम होकर 0.25% पर आ गई। 0.25%? 0.25%। अरे, RBI का तो लक्ष्य से 2 से 6% के बीच रखने का होता है। ये तो उससे भी बहुत नीचे है। बिल्कुल, ये RBI के टॉलरेंस बैंड से भी काफी नीचे है, और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मौका मिला कि वो ब्याज दरें कम करे। साल भर में रेपो रेट यानी वो दर जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है, उसे 6.5% से घटाकर 5.25% कर दिया गया। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, और फिर वो आगे कंपनियों और आम लोगों को भी सस्ता लोन देते हैं। तो इससे बाजार में निवेश और खरीदारी दोनों को और बढ़ावा मिलता है। सही। तो ये एक तरह का वर्चुअस साइकिल बन गया। अच्छी ग्रोथ, कम महंगाई, जिससे RBI ने ब्याज दरें घटाई और उससे ग्रोथ को और सहारा मिला। गोल्डीलॉक्स का तीसरा हिस्सा यानी रोजगार, उस मोर्चे पर क्या खबर है? वहां भी अच्छी खबर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% पर आ गई है। ये नवंबर 2025 का आंकड़ा है। लेकिन मैं कहूंगी कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और आंकड़ा है। वो कौन सा? वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR। ये बढ़कर 55.8% हो गया है। अब इन दोनों में फर्क समझना UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये हमेशा कंफ्यूज करता है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ उन लोगों को गिनती है जो एक्टिव रूप से काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा। लेकिन LFPR ये बताता है कि काम करने की उम्र वाली कुल आबादी में से कितने लोग असल में काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई निराश होकर काम ढूंढना ही बंद कर दे तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं गिना जाएगा, लेकिन LFPR में उसकी गिनती होगी। तो LFPR का बढ़ना ज्यादा अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। LFPR का बढ़ना ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में उम्मीद लौट रही है। न सिर्फ ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि जो लोग अब तक लेबर फोर्स से बाहर थे, जैसे कई महिलाएं या युवा, वो भी अब काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, अर्थव्यवस्था उन्हें एब्जॉर्ब कर पा रही है। एग्जैक्टली। ये एक स्वस्थ और मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकेत है। ये तो हुई मौजूदा स्थिति की बात, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो बढ़त है, ये टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, या बस 1-2 तिमाही की अच्छी खबर है? इसके पीछे के संरचनात्मक कारण, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या हैं? बहुत गहरा सवाल है, और इसका जवाब ही भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी बताता है। इसके पीछे 3 मुख्य स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस। डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस यानी भारत और जापान की आबादी की बनावट में जमीन आसमान का फर्क। जापान एक सुपर एजिंग सोसाइटी है। वहाँ की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और निर्भर लोगों की संख्या बढ़ रही है। और भारत इसके ठीक उलट है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर में हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है।
ये युवा आबादी सिर्फ काम ही नहीं करती, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बाजार भी है। ये कंजम्पशन भी करती है और प्रोडक्शन भी। ये एक ऐसी ताकत है जो अगले कई दशकों तक भारत को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण शायद मुद्रा से जुड़ा है, जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। दूसरा ड्राइवर है करेंसी डायनामिक्स। जैसा हमने समझा, जापानी येन डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरा है। भारतीय रुपया भी गिरा है। आज का एक्सचेंज रेट लगभग 89.90 INR USD है, लेकिन ये गिरावट येन के मुकाबले बहुत कम है। इस वजह से जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर में तब्दील किया गया, तो भारत को एक नेचुरल बढ़त मिल गई। और तीसरा स्तंभ क्या है जो इसे टिकाऊ बनाता है? तीसरा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन। भारत की 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी की घरेलू मांग इतनी मजबूत है कि वो हमें बाहरी आर्थिक झटकों से एक कुशन, एक सुरक्षा कवच देती है। इसका मतलब है कि जब पूरी दुनिया में मंदी आती है, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी घरेलू मांग के दम पर चलती रहती है। हम सिर्फ दुनिया को सामान बेचने पर निर्भर नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो मैक्रो लेवल की बात हुई। अगर हम अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों यानी सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखें, तो वहां कहानी कैसी है? क्या सभी सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, उसमें 8.1% की शानदार वृद्धि देखी गई है। 8.1% मैन्युफैक्चरिंग में? ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और इसमें सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये योजनाएं भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं। और सर्विसेज सेक्टर, जो हमेशा से हमारा मजबूत पक्ष रहा है। सर्विसेज सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर तो हमेशा की तरह हमारा मुख्य ग्रोथ इंजन बना हुआ है। IT, फाइनेंस, टूरिज्म, ये सब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाहरी मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD कम होकर GDP का सिर्फ 1.3% रह गया है। कैड को एक बार फिर आसान शब्दों में समझाएंगे। ये अक्सर अखबारों में आता है। जरूर। कैड का मतलब है कि भारत विदेशों से जितना सामान और सेवाएं खरीद रहा है, इंपोर्ट, और जितना बेच रहा है, एक्सपोर्ट, उसके बीच का अंतर। अगर हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो ये घाटा होता है। और ये घाटा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव डालता है। बिल्कुल। तो कैड का कम होना ये दिखाता है कि हम बाहरी दुनिया पर कम निर्भर हो रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर हो रही है। तो अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो वैश्विक पदानुक्रम यानी ग्लोबल इकोनॉमिक हायरार्की में भारत कहाँ खड़ा है? टॉप 5 कौन है? अभी सबसे ऊपर अनडिस्प्यूटेड लीडर यूनाइटेड स्टेट्स है, लगभग $29 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ। दूसरे नंबर पर चीन है, लगभग 19 ट्रिलियन के साथ। इन दोनों के बाद एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ, एक बहुत बड़ा गैप है। फिर तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 4.5 ट्रिलियन पर। और अब चौथे नंबर पर भारत आ गया है 4.18 ट्रिलियन के साथ, जिसने जापान को 4.1 ट्रिलियन पर 5वें स्थान पर धकेल दिया है। इस उपलब्धि के भारत के लिए मायने क्या हैं? व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस? ये सिर्फ एक रैंकिंग है या इसका असल दुनिया में जियोपॉलिटिकल स्टेज पर कोई असर भी पड़ेगा? इसके बहुत गहरे और कई स्तरों पर असर होंगे। सबसे पहला और सीधा असर है जियोपॉलिटिकल क्लाउड, यानी वैश्विक मंच पर भारत का वजन बढ़ना। जब आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हैं, तो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में स्थायी सीट के लिए हमारा दावा और मजबूत होता है। G20 जैसे मंचों पर हम अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित शक्ति के तौर पर बात करते हैं। और आर्थिक दुनिया में आपने चाइना +1 जैसी रणनीतियों का जिक्र किया था, उसमें इसका क्या रोल है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना +1 रणनीति का मतलब है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती और वो अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक और देश ढूंढ रही हैं। अच्छा। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ये संदेश देता है कि भारत वो +1 बनने के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। इससे भारत में निवेश और आकर्षित होगा।
तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। जाहिर है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का खतरा है या ग्रोथ बहुत धीमी है, तब भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन की एक अनोखी कहानी पेश कर रहा है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI दोनों के लिए भारत को एक चुंबक की तरह बनाता है। ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक बहुत ही रोजी पिक्चर दिख रही है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है, एक बट होता है। यहाँ वो लेकिन क्या है? एक चिंता की बात भी है, जिसे कुछ अखबार द पर कैपिटा ट्रैप कह रहे हैं। ये क्या है? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास। देश की तिजोरी तो भर रही है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका असर दिखना अभी बाकी है। कागज पर देश अमीर है, पर सड़क पर चलता हुआ इंसान अभी भी संघर्ष कर रहा है। इसी को पर कैपिटा ट्रैप कहते हैं। आंकड़ों में ये अंतर कैसे दिखता है? हमारा कुल GDP $4.18 ट्रिलियन है, जो बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप इस GDP को हमारी 1.4 अरब की आबादी से भाग देते हैं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकलती है। अच्छा। और वो अभी भी $2,800 से $3,000 के बीच है। अब इसकी तुलना जापान से कीजिए। जापान का कुल GDP हमसे कम है, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम $33,000 से ज्यादा है। $33,000? मतलब वहां का औसत नागरिक हमसे 10 गुना से भी ज्यादा अमीर है। हाँ, 10 गुना से भी ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब यह है कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के पास जमा हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें एक के शेप्ड रिकवरी से बचना होगा। के शेप रिकवरी? के शेप का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा, जैसे के की ऊपर वाली डंडी, तो तेजी से ऊपर जा रहा है। इसमें अमीर लोग, बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा, के की नीचे वाली डंडी, वो नीचे जा रहा है। इसमें गरीब, मजदूर, छोटी कंपनियां, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आते हैं। अच्छा। असली विकास वो है जब ग्रोथ का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। GDP का बड़ा होना पहली सीढ़ी है, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना असली मंजिल है। ये पर कैपिटा ट्रैप वाला पॉइंट तो मेंस के GS पेपर 3 के लिए एक बेहतरीन क्रिटिकल एनालिसिस का मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा और किन चुनौतियों पर हमें नजर रखनी होगी? 3 और मुख्य चुनौतियां हैं जिन पर हमें काम करना होगा। पहला, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि GDP की 1% ग्रोथ के लिए कितने प्रतिशत रोजगार पैदा हो रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि जो 4.8% बेरोजगारी दर है, उसमें फॉर्मल जॉब्स कितनी है और इनफॉर्मल या गिग इकोनॉमी का हिस्सा कितना है। अच्छी क्वालिटी वाली सिक्योर नौकरियां पैदा करना सबसे जरूरी है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अभी तक जो ग्रोथ दिख रही है, उसमें सरकार के खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का बड़ा योगदान है। सरकार सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे बना रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ना बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आकर निवेश की जिम्मेदारी उठानी होगी। और तीसरा, बाहरी चुनौतियां। हाँ, तीसरी चुनौती है ग्लोबल हेडविंड्स, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था से आने वाली मुश्किलें। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का असर हम पर भी पड़ सकता है। और FPI आउटफ्लोज, यानी विदेशी निवेशकों का अपना पैसा निकाल कर ले जाना, जो इस साल 16.5 बिलियन रहा, हमारे रुपए और शेयर बाजार पर दबाव डाल सकता है। तो हमें इन बाहरी तूफानों से बचने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये साफ है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है, लेकिन ये ताकत सिर्फ अंदरूनी आंकड़ों से नहीं बनती। इसे वैश्विक मंच पर भी दिखाना पड़ता है, रिश्तों के जरिए। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है न्यूजीलैंड के साथ। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं भारत न्यूजीलैंड मुफ्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और ये ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद बढ़ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म? हाँ, मतलब देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर रहे हैं, टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत का एक विकसित देश के साथ इतना व्यापक समझौता करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। और खबरों में है कि ये बातचीत रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। हाँ, सिर्फ 9 महीने में। आमतौर पर ऐसे समझौतों में कई साल लग जाते हैं। 9 महीने में बातचीत पूरी होना ये दिखाता है कि दोनों देशों में पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी। चलिए, इस समझौते के अंदर झांकते हैं। इसके मुख्य प्रावधान की प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की, यानी सामान के व्यापार की।
गुड्स के व्यापार में जो सबसे बड़ी बात है वो है टैरिफ लिबरलाइजेशन। न्यूजीलैंड ने एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया है। उन्होंने अपनी 100% टैरिफ लाइंस पर शुल्क यानी ड्यूटी खत्म करने का वादा किया है। 100%? इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज पर? हर एक चीज पर। इसका मतलब है कि भारत से न्यूजीलैंड जाने वाला हर एक उत्पाद, सुई से लेकर ट्रैक्टर तक, सब कुछ ड्यूटी फ्री होगा। उन पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। वाह! किसी भी विकसित देश ने आज तक भारत को इतनी बड़ी बाजार पहुंच नहीं दी है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ये तो न्यूजीलैंड की तरफ से हुआ। बदले में भारत ने क्या दिया है? क्या हमने भी 100% बाजार खोल दिया है? नहीं, और यहीं पर इस समझौते की खूबसूरती और भारत की नेगोशिएशन स्किल्स दिखती हैं। भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइंस पर ही बाजार पहुंच दी है। सिर्फ 70%? हाँ, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में लेस देन फुल रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत कहते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के तहत विकासशील देशों को एक छूट देता है कि वो अपने जरूरी और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए कुछ टैरिफ्स बचाकर रख सकते हैं। तो वो कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन्हें भारत ने बचाया है? ये जानना बहुत जरूरी है। भारत ने बहुत समझदारी दिखाते हुए डेयरी, चीनी, मसालों और कई कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है। न्यूजीलैंड डेयरी उत्पादों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हाँ, फॉन्टेरा जैसी उनकी कंपनियां बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। अगर हम उनके लिए अपना बाजार पूरी तरह खोल देते तो अमूल जैसी हमारी सहकारी समितियों और करोड़ों किसानों को भारी नुकसान होता। सरकार ने उनके हितों की पूरी रक्षा की है। ये तो सामान की बात हुई। सेवाओं यानी सर्विसेज और लोगों की आवाजाही, मोबिलिटी के क्षेत्र में क्या हासिल हुआ? क्योंकि ये हमेशा से भारत का मुख्य इंटरेस्ट रहा है। बिल्कुल, और हमें इसमें बड़ी सफलता मिली है। न्यूजीलैंड ने IT और ITS, शिक्षा, फिनटेक और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को व्यापक बाजार पहुंच दी है। इसका मतलब है कि हमारी इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां अब न्यूजीलैंड में आसानी से काम कर पाएंगी, लोकल कंपनीज की तरह। और हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, उनके लिए भी रास्ते खोले गए हैं। समझौते में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी पर एक पूरा चैप्टर है। नर्स, डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स पर काम होगा। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स? बड़ी बात, भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क के अवसरों को भी बढ़ाया गया है ताकि वो पढ़ाई के बाद वहां रहकर कुछ साल काम का अनुभव ले सकें। तो ये तो ट्रेड और इकोनॉमी की बात हुई, लेकिन क्या इसका कोई रणनीतिक पहलू भी है? What is the strategic analysis? इसके बहुत गहरे रणनीतिक मायने हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए, कुछ साल पहले भारत ने RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम के एक बड़े व्यापार समझौते में शामिल होने से मना कर दिया था। हाँ, और उसका सबसे बड़ा कारण चीन था। हमें डर था कि चीन अपने सस्ते सामान से भारतीय बाजार को पाट देगा, जिसे डंपिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए भारत ने क्या किया। भारत ने RCEP में शामिल हुए बिना RCEP के लगभग सभी महत्वपूर्ण सदस्यों, चीन को छोड़कर, के साथ एक एक करके बायलैटरल FTA साइन कर लिए हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ और अब न्यूजीलैंड के साथ। इससे हमें RCEP के सदस्य देशों के बाजारों का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन चीन से होने वाले नुकसान से हम बच गए हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। और दूसरे देशों के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, जैसे UK और यूरोपियन यूनियन के साथ, क्या उस पर इसका कोई असर होगा? जरूर होगा। ये समझौता UK और EU के साथ चल रही बातचीत के लिए एक टेम्पलेट, एक मॉडल का काम करेगा। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत अब एक प्रैग्मैटिक और भरोसेमंद पार्टनर है जो हाई क्वालिटी 21वीं सदी के समझौते कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। वो क्या है? उसे कहते हैं द यूटिलाइजेशन चैलेंज, यानी समझौतों के उपयोग की चुनौती। हमारे पुराने अनुभव बताते हैं कि भारत का FTA उपयोग दर, यूटिलाइजेशन रेट, सिर्फ 25% के आसपास है। सिर्फ 25%? मतलब 75% मौकों का हम फायदा ही नहीं उठाते? हाँ, मतलब समझौते तो हो जाते हैं, पर हमारे छोटे और मंझोले निर्यातक MSMEs उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? जानकारी की कमी? जानकारी की कमी एक कारण है, लेकिन उससे बड़े कारण है नॉन टैरिफ बैरियर्स
और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे जटिल नियम। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? देखिए, एफटीए से ड्यूटी तो हट जाती है, ये तो सामने का दरवाजा खोलने जैसा है। लेकिन फिर कुछ देश नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं। वो कहेंगे आपके आम तो ड्यूटी फ्री आएंगे, पर हमारे देश में बिकने वाले हर आम को एक खास लैब से सर्टिफाई होना होगा, या पैकेजिंग के लिए हमारे बनाए स्टैंडर्ड का ही इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, तो ये एक तरह की अदृश्य दीवार है। बिल्कुल, इसे ही एनटीबी कहते हैं। इस पर हमारे एक्सपोर्टर्स को जागरूक करने और उनकी मदद करने की जरूरत है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही एक और चिंताजनक खबर पर आते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की खबर आई है। जी, ये एक बहुत गंभीर घटना है। मॉस्को ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 91 यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से ये हमला किया। रूस इसे राष्ट्रपति पुतिन पर हत्या का प्रयास एन असैसिनेशन अटेम्प्ट बता रहा है। और यूक्रेन का क्या कहना है? हालांकि यूक्रेन ने इससे साफ इनकार किया है और इसे रूस का एक प्रोपेगेंडा, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है और यूक्रेन से भी हमारे रिश्ते हैं। भारत ने बहुत सधा हुआ और संतुलित बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की है, लेकिन किसी पर आरोप नहीं लगाया है। भारत ने अपने बयान में यूक्रेन का नाम तक नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि अभी सिर्फ दावे और प्रतिदावे हैं, कोई सबूत सामने नहीं आया है। तो भारत इस मामले में किसी का पक्ष नहीं ले रहा? बिल्कुल नहीं। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को दर्शाता है। ये बयान भारत की चिंता को भी दिखाता है। अगर पुतिन पर कोई हमला होता है या ऐसा प्रयास भी होता है, तो ये युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर रूस हमारा एक जरूरी साझेदार है। तो भारत का स्टैंड क्या है? हम क्या चाहते हैं? भारत ने अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हमारा मानना है कि इस संघर्ष का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही हो सकता है, युद्ध से नहीं। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर आते हैं और बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल बताया है। अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने कहा है कि शासन का मॉडल कंट्रोल बेस से ट्रस्ट बेस प्रणाली की ओर बदल रहा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जमीन पर इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे ठोस विधायी यानी लेजिस्लेटिव कार्य हुए हैं। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस के कई स्तंभ हैं। पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है लेजिस्लेटिव मॉडर्नाइजेशन, यानी पुराने अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को हटाकर नए और आधुनिक कानून लाना। इसका कोई उदाहरण देंगे? सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्री सुधार, मैरिटाइम रिफॉर्म्स। इस साल संसद ने 5 नए बिल पास किए हैं जो समुद्री व्यापार से जुड़े हैं, जैसे बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 2025 और कोस्टल शिपिंग बिल 2025। और ये क्यों जरूरी थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल 1856 और 1908 के ब्रिटिश जमाने के कानूनों की जगह लेते हैं। 1856 मतलब 1857 की क्रांति से भी पहले का कानून अब तक चल रहा था। हाँ, यही औपनिवेशिक विरासत, कॉलोनियल हैंगओवर है जिसे बदला जा रहा है। पुराने बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट में सिर्फ कागजी दस्तावेजों को मान्यता थी। नए एक्ट में ई बिल्स ऑफ लेडिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे क्या फायदा होगा? इससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा, समय बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भारी कमी आएगी। ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ठोस उदाहरण। और ऐसा ही एक बड़ा बदलाव आयकर कानून में भी हुआ है। ये शायद इस साल का सबसे बड़ा और आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला सुधार है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो एक बहुत ही जटिल और पुराना कानून था जिससे सब परेशान थे। हाँ बिल्कुल, उसकी जगह नया सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी राहत है टैक्स स्लैब में बदलाव। अब 12 लाख रुपीस तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख? ये तो बहुत बड़ी छूट है। हाँ, ये मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा,
जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। ये तो हुए कानूनों को बदलने की बात। रिफॉर्म एक्सप्रेस का दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स। फैक्टर मार्केट्स। हाँ, ये होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इनमें सुधार करना किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने जैसा है। इस दिशा में 2 बड़े सुधार हुए हैं। पहला, 4 लेबर कोड्स का लागू होना। ये लेबर कोड्स तो काफी समय से चर्चा में थे। हाँ, बने पहले थे, पर अब इन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। पहले हमारे देश में 29 अलग-अलग श्रम कानून थे। 29। हाँ, हर कानून के अपने नियम, अपनी जटिलताएं। इससे कंपनियों के लिए कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल होता था और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलता था। अब इन 29 कानूनों को सिर्फ 4 सरल कोड्स में बदल दिया गया है। और इंस्पेक्टर राज का क्या हुआ? इंस्पेक्टर की जगह अब फैसिलिटेटर्स होंगे, जो कंपनियों की मदद करेंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। और दूसरा बड़ा सुधार फैक्टर मार्केट्स में। दूसरा बड़ा बदलाव ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNRGA की जगह अब एक नया कानून लाया गया है, विकसित भारत GRAMG एक्ट 2025। GRAMG। हाँ, GRAMG का मतलब है ग्रामीण रोजगार और आय मानक गारंटी। इसमें MGNRGA के मुकाबले क्या नया है? इसमें 2 मुख्य बदलाव हैं। पहला, गारंटी शुदा रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 125 days of guaranteed employment। बिल्कुल। दूसरा, इसमें सिर्फ मजदूरी वाले काम पर नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में एसेट बेस्ड लाइवलीहुड्स बनाने पर जोर दिया गया है। यानी ऐसे काम जिनसे गांव में स्थायी संपत्ति बने, जैसे तालाब, छोटे चेक डैम या ग्रामीण सड़कें। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल सेफ्टी नेट को और मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का तीसरा इंजन क्या है? तीसरा इंजन है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को खोलना जो अब तक सरकार के नियंत्रण में थे। इसमें सबसे बड़ा और साहसिक कदम है शांति एक्ट। शांति एक्ट? हाँ, इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू नेशनल एंड ट्रांस रीजनल इनिशिएटिव्स। एटॉमिक एनर्जी, ये तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें क्या बदलाव किया गया है? इस एक्ट के तहत भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अनुमति दी गई है, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs के विकास और संचालन के लिए। SMRs। हाँ, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हम इस पर साइंस एंड टेक वाले हिस्से में और विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र खुले गए हैं? बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। और GST, जो देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, उसमें भी सुधार किया गया है। अब GST 2.0 में कई रेट्स की जगह सिर्फ 5% और 18% की 2 स्लैब संरचना लाई गई है, जिससे सिस्टम और सरल हो गया है। तो ये सारे सुधार एक खास शासन दर्शन, गवर्नेंस फिलॉसफी की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, और वो दर्शन है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अच्छा। यानी सरकार का काम व्यापार करना नहीं, बल्कि व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। सरकार एक एनेबलर बने, रेगुलेटर नहीं। इसी सोच के तहत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA का गठन किया गया है, जो UGC और AICTE जैसी कई रेगुलेटरी बॉडीज को रिप्लेस करके हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल मॉडर्न रेगुलेटर बनाएगा। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था झंडे गाड़ रही है, सरकार बड़े-बड़े सुधार कर रही है, लेकिन इसी चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जी। और वो पहलू आज 31 दिसंबर को हमें सड़कों पर दिख रहा है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। जी, और ये इस साल के सबसे बड़े विरोधाभासी तस्वीरों में से एक है। एक तरफ न्यू ईयर्स ईव का जश्न है और दूसरी तरफ वो लोग हड़ताल पर हैं जो इस जश्न को मुमकिन बनाते हैं, हमारे फूड डिलीवरी राइडर्स, कैब ड्राइवर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। GIPSWU, गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन, और IFAT, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जैसी यूनियनों ने ये हड़ताल आयोजित की है। उन्होंने आज का ही दिन क्यों चुना? ये समय बहुत रणनीतिक है। 31 दिसंबर की रात को डिलीवरी और कैब सेवाओं की मांग अपने चरम पर होती है।
इस दिन हड़ताल करके वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म कंपनीज पर दबाव बनाना चाहते हैं। इनके मुख्य मांगें, की डिमांड्स क्या हैं? ये लड़ाई किस बात की है? कंपनियां उन्हें पार्टनर्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहती हैं। हाँ, ये शब्द मैंने देखा है। लेकिन वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें श्रमिक यानी एम्प्लॉय माना जाए। इस एक शब्द के बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा पार्टनर से कर्मचारी बनने पर? जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। जैसे ही उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, उन पर देश के श्रम कानून लागू हो जाएंगे। उन्हें प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेच्युइटी, ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा और न्यूनतम वेतन जैसे कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। अवयियों ने इनमें से कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं। और वेतन को लेकर उनकी क्या मांगे हैं? वो एक न्यूनतम वेतन की गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का बेस रेट दिया जाए और उनकी मासिक आय 40,000 रुपए से कम न हो। अभी उनकी कमाई पूरी तरह से एल्गोरिदम और इंसेंटिव्स पर निर्भर करती है, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है। एक और मुद्दा जो बहुत उठाया जा रहा है वो है 10 मिनट डिलीवरी का विरोध। बिल्कुल। वर्कर्स का कहना है कि ये 10 मिनट डिलीवरी या इंस्टेंट डिलीवरी का दबाव उनकी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालता है। उन्हें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक बहुत गंभीर सुरक्षा चिंता है। और एक और शब्द जो बार बार आ रहा है, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? ये गिग इकोनॉमी के शोषण का एक नया तरीका है। वर्कर्स की आईडी को बिना कोई कारण बताए, बिना कोई सुनवाई का मौका दिए एल्गोरिदम द्वारा मनमाने ढंग से ब्लॉक कर दिया जाता है। बिना किसी वजह के? बिल्कुल। एक दिन वो काम कर रहे होते हैं, अगले दिन उन्हें पता चलता है कि वो अब प्लेटफॉर्म पर लॉगिन ही नहीं कर सकते। वो इसे आधुनिक शोषण या डिजिटल जमींदारी कहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिले। तो इस पूरे मामले में कानूनी स्थिति क्या है? क्या हमारे पास कोई कानून नहीं है जो इन्हें प्रोटेक्ट करे? यहीं पे समस्या है। हम एक लीगल वैक्यूम, एक कानूनी शून्यता में है। हमारे पुराने श्रम कानून फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए बने थे। वो इस नई डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 बनाया, जिसमें पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित किया गया। लेकिन विडंबना ये है कि इस कोड को अभी तक राष्ट्रव्यापी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो क्या कोई राज्य इस मामले में आ गया है? हाँ, राजस्थान ने 2023 में एक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट पास किया था। ये देश में अपनी तरह का पहला कानून है और इसे एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा। ये एक्ट वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने और कंपनी से एक वेलफेयर सेस वसूलने का प्रावधान करता है। सामाजिक न्याय के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक ऐसी गंभीर समस्या पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक संपादकीय में कटे होंठ और तालू यानी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट को एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा, अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इशू बनाने की वकालत की गई है। ये एक बहुत ही उपेक्षित लेकिन गंभीर समस्या है। भारत में इसका बोझ बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 700 में से एक बच्चा इस समस्या के साथ पैदा होता है। हर 700 में से एक? हाँ, हर साल लगभग 36,000 नए मामले सामने आते हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि देश में 17.5 लाख 17.5 लाख बच्चों का बैकलॉग है जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। 17.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक कॉस्मेटिक समस्या मानते हैं। मतलब ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, बस इतनी बात है। तो इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा क्यों माना जाना चाहिए? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसी को बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। इसके फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स यानी शारीरिक कामकाज पर पड़ने वाले प्रभाव बहुत गंभीर है। जैसे कि सोचिए, एक बच्चा जिसके होंठ या मुंह के अंदर का तालू कटा हुआ है, वो ठीक से माँ का दूध नहीं पी पाता। इससे उसे गंभीर कुपोषण हो जाता है और कई मामलों में मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। ओह। बड़े होने पर उसे बोलने और सुनने में समस्या होती है, उसके दांत ठीक से नहीं उगते और इन सब से ऊपर उसे समाज में भयंकर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाता। ये उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। तो वर्तमान में इसका इलाज कैसे हो रहा है? सिस्टम क्या है? सच कहूं तो कोई सिस्टम है ही नहीं। अभी एक क्षेत्र पूरी तरह से NGOs पर निर्भर है, जिसमें स्माइल ट्रेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे बड़ा काम कर रहे हैं।
मतलब सरकार की तरफ से कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं है? नहीं, विडंबना देखिए, भारत में 68% बच्चे सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ इसके इलाज की कोई खास सुविधा नहीं है। डॉक्टर बच्चे के माँ बाप को बता देते हैं कि यह समस्या है, पर आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका कोई रास्ता नहीं दिखाते। और डेटा का क्या हाल है? क्या सरकार को पता है कि देश में कितने बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं? नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक नोटिफाइबल डिजीज नहीं है। इसका मतलब है कि अस्पतालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हर मामले की जानकारी सरकार को दें। जब हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हम एक राष्ट्रीय रणनीति कैसे बना सकते हैं? तो इस संपादकीय में क्या नीतिगत सिफारिशें, पॉलिसी रिकमेंडेशंस की गई हैं? 3 मुख्य और बहुत ठोस सुझाव दिए गए हैं। पहला, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट को तुरंत एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया जाए, ताकि हर एक मामले को ट्रैक किया जा सके और एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाई जा सके। ठीक है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाए। RBSK एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो बच्चों में 4Ds, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिफिशियंसीज, डिजीजेस, डेवलपमेंट डिलेज की पहचान करता है। क्लेफ्ट भी एक जन्मजात डिफेक्ट है। इसे RBSK के तहत कवर किया जाना चाहिए। और तीसरा सुझाव? तीसरा और सबसे जरूरी, सरकारी अस्पतालों, खासकर जिला अस्पतालों में इसकी सर्जरी के लिए डेडिकेटेड यूनिट स्थापित की जाएं। हमें NGOs पर निर्भरता कम करके इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बनाना होगा। एक छोटी सी सर्जरी इन बच्चों को एक सामान्य जीवन दे सकती है। चलिए, अब कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर आते हैं। सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी क्या खबरें हैं? आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में एक अहम खबर कश्मीर से है। कश्मीर के कुछ जिलों जैसे शोपियां, पुलवामा और श्रीनगर में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। VPN? ये तो बहुत से लोग अपनी प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर प्रतिबंध क्यों? सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि आतंकवादी और अलगाववादी समूह इसका इस्तेमाल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यानी ऐसा संचार जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता के लिए करते हैं। उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टीज यानी सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता की पुरानी बहस को फिर से सामने लाता है। वो कैसे? क्योंकि VPN का इस्तेमाल पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम नागरिक भी अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 की रक्षा के लिए करते हैं। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है? असम में भीषण शीतल लहर, अ सिवियर कोल्ड वेव चल रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि गुवाहाटी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार इसका तात्कालिक कारण एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। क्या इसका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना है? वैज्ञानिक सीधे तौर पर किसी एक घटना को क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ते, लेकिन वो पैटर्न की बात करते हैं। इस तरह की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बार बार होना और ज्यादा गंभीर होना क्लाइमेट चेंज का ही एक संकेत है। कुछ विशेषज्ञ इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पोलर वॉर्टेक्स के पैटर्न में हो रहे बदलाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। ये एक और चेतावनी है कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। हमने पॉलिटी वाले हिस्से में SHIT एक्ट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs का जिक्र किया था। ये SMRs असल में हैं क्या? SMRs परमाणु ऊर्जा के भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। अभी हमारे जो परमाणु रिएक्टर हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बनाने में सालों लगते हैं और उन्हें एक खास जगह पर ही लगाया जा सकता है। SMRs जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे और मॉड्यूलर होते हैं। मॉड्यूलर का क्या मतलब है? मॉड्यूलर का मतलब है कि इन्हें एक फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, जैसे कार बनती है, और फिर ट्रक पर लादकर किसी भी जगह ले जाके स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, प्लग इन प्ले जैसा? हाँ, एक तरह से। ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनमें पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, यानी किसी दुर्घटना की स्थिति में ये अपने आप बिना किसी इंसानी मदद के बंद हो जाते हैं। ये भारत जैसे देश के लिए, जहां हमें अपनी क्लीन एनर्जी की जरूरतें पूरी करनी है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और एक WAVS 2025 समिट का भी जिक्र है, ये क्या है?
वेव्स का पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये AVGC क्षेत्र पर केंद्रित है, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। सरकार इस पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा जरिया है। सरकार की क्रिएट इन इंडिया पहल का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक कंटेंट हब बनाना है। सॉफ्ट पावर? हाँ, जैसे दुनिया भर के लोग कोरियन, K-पॉप या जापानीज एनिमे के दीवाने हैं, वैसे ही भारत भी अपना कंटेंट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। इस समिट का मकसद इसी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। बहुत बढ़िया। अब समय है प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी तथ्यों को जल्दी से दोहराने का। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 2025। ये सबसे जरूरी है याद रखना कि ये 1856 के कानून की जगह लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को कानूनी मान्यता देना है। ठीक है। 2, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 1961 के पुराने एक्ट की जगह लेता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीस तक की आय को कर मुक्त करना। 3, विकसित भारत ग्राम जी एक्ट। ये MGRA की जगह लेता है। इसमें 2 मुख्य बातें हैं, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना और एसेट बेस्ड लाइवलीहुड्स पर जोर देना। 125 दिन, ये नंबर याद रखना होगा। बिल्कुल। 4, शांति एक्ट। इसका संबंध परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से है। ये पहली बार निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देता है, खासकर SMRs के लिए। राइट। 5, GIPWU। ये गिग वर्कर्स का एक प्रमुख यूनियन है जिसने हड़ताल का आयोजन किया। इसका पूरा नाम है गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन। ओके। 6, ऑपरेशन आघात 3.0। ये दिल्ली पुलिस का एक विशेष अभियान है जो स्ट्रीट क्राइम जैसे स्नैचिंग और रॉबरी के खिलाफ चलाया गया है। ठीक है। 7, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। ये टर्म अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन एक साथ मौजूद हों। जस्ट राइट। 8, वेव समिट। इसका संबंध AVGC सेक्टर यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स से है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करता है। अच्छा। 9, अर्जुन इरिगासी। ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके। 10, इमोन्यू इराक्था। ये मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है जो धन और समृद्धि की देवी इमोन्यू को समर्पित है। ये मैती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। ये थे प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब हमारे लिसनर्स के लिए मेंस अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न अर्थव्यवस्था से है। GS पेपर 3। India's ascent to the fourth largest economy is termed a Goldilocks phase of high growth and low inflation. Critically analyze the sustainability of this growth model in light of global headwinds and domestic structural challenges like per capita income and employment quality. 15 marks, 250 words. ये एक बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इसमें सिर्फ तारीफ नहीं करनी, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, इसके उत्तर की संरचना ऐसी हो सकती है। इंट्रोडक्शन। आप गोल्डीलॉक्स फेज को समझाएं और बताएं कि भारत कैसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कॉन्टेक्स्ट सेट करें। बॉडी पैराग्राफ 1, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। पहले पॉजिटिव साइड दिखाएं। बताएं कि ये ग्रोथ क्यों टिकाऊ है। इसमें मजबूत घरेलू मांग, डेमोग्राफिक डिविडेंड और सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे पॉइंट्स लिखें। बॉडी पैराग्राफ 2, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी, चैलेंजेस। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। यहाँ आप पर कैपिटा ट्रैप का मुद्दा उठाएं, रोजगार की गुणवत्ता, जॉबलेस ग्रोथ वर्सेस क्वालिटी जॉब्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी और के शेप रिकवरी की चुनौतियों का जिक्र करें। बॉडी पैराग्राफ 3, ग्लोबल हेडविंड्स। फिर बाहरी चुनौतियों का जिक्र करें, जैसे US-चाइना ट्रेड वॉर, FPI आउटफ्लोज और वैश्विक मंदी का खतरा। कंक्लूजन,
एक संतुलित निष्कर्ष लिखें, बताएं कि गोल्डीलॉक्स फेज एक अवसर है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटे बिना इसे बनाए रखना मुश्किल होगा। एक फॉरवर्ड लुकिंग समाधान के साथ उत्तर समाप्त करें। बेहतरीन। दूसरा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। जीएस पेपर 2। The India-New Zealand FTA is described as a model of complementarity without compromise. Discuss the strategic significance of this agreement in the context of India's refusal to join RCEP and its China Plus One ambitions. 15 marks, 250 words. इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, एक आर्थिक और दूसरा रणनीतिक। आपको दोनों को एड्रेस करना है। इंट्रोडक्शन, आप भारत न्यूजीलैंड एफटीए की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुए इसकी भूमिका बताएं। बॉडी पैराग्राफ 1, कॉम्प्लीमेंटेरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज। इस फ्रेज को डीकोड करें, समझाएं कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी कैसे काम करती है। भारत को सर्विसेज, फार्मा में लाभ है, न्यूजीलैंड को कृषि में। विदाउट कॉम्प्रोमाइज वाले हिस्से में डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बचाने का जिक्र करें। बॉडी पैराग्राफ 2, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आरसीईपी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका रणनीतिक महत्व बताएं, समझाएं कि कैसे भारत ने आरसीईपी से बाहर रहकर बायलैटरल एफटीएस के जरिए उसके फायदे हासिल किए हैं और चीन के खतरे से खुद को बचाया है। बॉडी पैराग्राफ 3, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस चाइना प्लस वन। इसे चाइना प्लस वन और इंडो पैसिफिक की रणनीति से जोड़ें। बताएं कि कैसे ये समझौते भारत को एक भरोसेमंद, डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन हब के रूप में स्थापित करते हैं। Conclusion. निष्कर्ष में बताएं कि ये एफटीआई भारत की विदेश व्यापार नीति में एक नए आत्मविश्वास से भरे और प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। शानदार। और तीसरा प्रश्न सामाजिक न्याय पर। जीएस पेपर 2। Gig workers are often termed partners by platforms, yet they demand recognition as employees. Examine the legislative vacuum in India regarding the gig economy and discuss the potential of the Code on Social Security 2020 to address their grievances. 10 marks, 150 शब्द। ये एक बहुत ही सामायिक मुद्दा है और 10 मार्क्स का है, तो टू द पॉइंट लिखना होगा। इंट्रोडक्शन, गिग इकोनॉमी को परिभाषित करें और पार्टनर वनाम कर्मचारी की बहस का मूल कारण बताएं, यानी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। बॉडी पैराग्राफ 1, लेजिस्लेटिव वैक्यूम। भारत में कानूनी शून्यता का विश्लेषण करें। बताएं कि हमारे पुराने श्रम कानून इस नई अर्थव्यवस्था के लिए कैसे अपर्याप्त हैं। बॉडी पैराग्राफ 2, पोटेंशियल ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की भूमिका पर चर्चा करें। बताएं कि इसमें गिग वर्कर्स को परिभाषित तो किया गया है, लेकिन इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। कंक्लूजन, एक समाधान उन्मुख निष्कर्ष लिखें। राजस्थान के कानून का उदाहरण देते हुए बताएं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है जो फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाए। बहुत अच्छे। अब आज की क्विज का समय है। लिसनर्स अपने जवाब सोचने के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, With reference to the Viksit Bharat Gramji Act 2025, consider the following statements. With reference to the Viksit Bharat Gramji Act 2025, consider the following statements. 1. It has replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNRGA. With reference to the Viksit Bharat Gramji Act 2025, consider the following statements. 2. It guarantees 100 days of wage employment in a financial year to every rural household. With reference to the Viksit Bharat Gramji Act 2025, consider the following statements. 3. It focuses on creating asset-based livelihoods in rural areas. With reference to the Viksit Bharat Gramji Act 2025, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? A. 1 and 2 only. With reference to the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025, consider the following statements. B. 2 and 3 only. With reference to the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025, consider the following statements. C. 1 and 3 only. With reference to the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025, consider the following statements. D. 1, 2 and 3. थोड़ा सोचिए। सही जवाब है C, 1 and 3 only। स्टेटमेंट 1 सही है, इसने MGNRGA को रिप्लेस किया है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, एसेट बेस्ड लाइवलीहुड्स पर इसका खास जोर है।
लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ये एक्ट 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये छोटा सा फर्क ही यूपीएससी प्रीलिम्स में पीएच यानी ट्रैप होता है। बिल्कुल। दूसरा सवाल, The Bills of Lading Act 2025, recently seen in the news, primarily aims to A. Regulate the loading of cargo in passenger aircraft. B. Facilitate the use of electronic documents in maritime trade. C. Impose tariffs on goods imported from non-FTA countries. D. Nationalize major ports in India. इसका सही जवाब है बी, फैसिलिटेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इन मैरिटाइम ट्रेड। जैसा हमने चर्चा की, इसका मकसद ई बिल्स ऑफ लेडिंग को कानूनी मान्यता देकर व्यापार को सुगम बनाना है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल इरेलेवेंट है। तीसरा सवाल, Consider the following pairs regarding the India-New Zealand FTA. 1. New Zealand eliminated tariffs on 100% of tariff lines. Offered duty-free access to New Zealand dairy products. Mutual recognition of nursing and engineering qualifications. Which of the pairs given above is are correctly matched? A. 1 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. D. 1, 2 and 3. ध्यान से सही जवाब है B. 1 and 3 only. पेयर 1 बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड ने 100% टैरिफ खत्म किए। पेयर 3 भी सही है, प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी पर सहमति बनी है। लेकिन पेयर 2 सरासर गलत है, क्योंकि भारत ने अपने डेयरी क्षेत्र की रक्षा की है और न्यूजीलैंड को ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं दिया है। यही इस समझौते की खास बात थी। चौथा सवाल, द टर्म गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी रिसेंटली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ट डिस्क्राइब्स ए. an economy with high inflation and high unemployment. B. an economy recovering from a recession, K-shaped. C. an economy with steady growth and low inflation. D. an economy dependent entirely on gold reserves. ये तो आसान होना चाहिए। इसका जवाब है सी, एन इकोनॉमी विद स्टडी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। गोल्डीलॉक्स का मतलब है जस्ट राइट, ना ज्यादा गर्म इन्फ्लेशन, ना ज्यादा ठंडा रिसेशन। और आखिरी सवाल, The WAVES Summit is organized by which ministry? A. Ministry of Earth Sciences. B. Ministry of New and Renewable Energy. C. Ministry of Information and Broadcasting. D. Ministry of Science and Technology. सही जवाब है सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। WAVES का पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट और ये कंटेंट और मीडिया से जुड़ा है, इसलिए ये INB मिनिस्ट्री के तहत आता है। चलिए, अब आज के इस लंबे और डिटेल सेशन का सार देखते हैं। मुख्य बातें ये रहीं। अर्थव्यवस्था, भारत 4.18 ट्रिलियन GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 8.2% की विकास दर और 0.25% की महंगाई दर के साथ ये गोल्डीलॉक्स चरण में है, लेकिन पर कैपिटा इनकम एक बड़ी चुनौती है। शासन, रिफॉर्म एक्सप्रेस ने टैक्स, श्रम और समुद्री क्षेत्रों में दशकों पुराने कानूनों को बदला है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट और MGNRGA की जगह 125 दिन की गारंटी वाला नया कानून बड़े बदलाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, न्यूजीलैंड के साथ एक ऐतिहासिक FTA संपन्न हुआ, जिसमें भारत को 100% बाजार पहुंच मिली है। ये RCEP का एक रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है। सामाजिक न्याय, गिग वर्कर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की मांग को मजबूती से उठाया है, जो डिजिटल इकोनॉमी के डार्क साइड को दिखाता है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस